हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टीचर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। क्योंकि नॉर्मली सर हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर पर करते हैं और सॉफ्टवेयर पर सब कुछ काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी कि सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। ट्रायल बैलेंस, लेजर कॉस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट सब कुछ ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर हमें बैलेंस शीट फाइनल करनी भी होती है तो भी सर हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, बाकी के एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उस समय हमें इतना पता नहीं चलता है कि ये सब कैसे हुआ। तो अगर हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले मैन्युअली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर्स में हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सर इस तरह से आपका एक परफॉर्मा होता है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का। इस परफॉर्मे में क्या क्या होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर क्या आएगा, वो सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में डिटेल में कवर करने वाले हैं। देखिए सर, एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सर किसी भी कोर्स में अगर कोई भी लेक्चर्स अगर रखा गया है और रिकॉर्ड किया गया है इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी क्लासेस देख रहे हैं, कोई भी कोर्स देख रहे हैं, स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में अगर कोई भी लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एवरी लेक्चर कनेक्टेड विद ईच अदर। सभी लेक्चर्स एवरी लेक्चर से कनेक्टेड होते हैं, दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको देखना है तो ही आपको इस कोर्स का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज सर आपको नहीं मिलेगा। चलिए सर, अब बात करते हैं कि सर हमने इस तरह का एक परफॉर्मा रेडी कर लिया। हमने यहां पर 4 बॉक्स बना लिए हैं। देखिए ये है, ये। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, यानी कि ये है क्या चीज। ट्रेडिंग अकाउंट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसका हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड हम किसका करते हैं सर, हम गुड्स का ट्रेड करते हैं, यानी कि गुड्स को परचेज करके हम गुड्स को सेल्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। दूसरा आता है सर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स को हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को परचेज करके हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, देन इसको सेल्स करते हैं। तो जब हम गुड्स की बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि सर हमने कौन सा प्रोडक्ट कितने में परचेज किया और उस प्रोडक्ट को हमने कितने में सेल्स किया, उससे हमको क्या मिला, क्या प्रॉफिट हुआ, वो फाइंड करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक। ट्रेडिंग अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आती है सर स्टॉक रिलेटेड, यानी कि आइटम्स रिलेटेड। जिस चीज का आपका प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स को आप सेल्स कर रहे हो, आपके पास में क्या स्टॉक था क्या नहीं था, उसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब कुछ आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आता है। इसके बाद बात करते हैं सर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आती है कि सर हमने ये गुड्स परचेज करना, गुड्स सेल्स करना तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कर लिया, लेकिन क्या गुड्स परचेज करके सेल्स करना इसके साथ में कोई और अदर एक्सपेंसेस नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जैसे हमने कोई ऑफिस लिया हुआ है तो ऑफिस का रेंट होता है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी देते हैं, तो ये भी अलग से एक हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में पीएनएल अकाउंट होता है। और बैलेंस शीट्स की बात हम बाद में करते हैं। तो जब भी हम कोई भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो आपको कैसे लिखना है, यहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अगर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की तो 2025-26 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। अब बात करते हैं कि सर फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाए और इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछे कि सर फॉर द ईयर का मतलब, ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं, बैलेंस शीट में हम एट द ईयर या फिर एज ऑन क्यों लिखते हैं, तो ये मैं आपको इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बताता हूं। देखिए सर ध्यान से समझिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को हम फॉर द ईयर क्यों लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर नॉर्मली क्या चीजें आती हैं सर, एक आता है हमारा परचेज और दूसरा आता है सर हमारा सेल्स। परचेज का मतलब होता है कि सर 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 31 मार्च 2026 के बीच में हमने जितनी भी बार भी परचेज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 100 ट्रांजैक्शन किया, 100 बार हमने परचेज किया, एक मोबाइल एक बार परचेज किया, इस तरह से 100 बार हमने परचेज किया।
एक का रेट था फॉर एग्जांपल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाता है सर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 या ना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि ये वाला अमाउंट है। तो पूरे साल सर हमने कितना परचेस किया 10 लाख रुपीस का। तो ये पूरे साल का जितना टोटल परचेज होगा ना वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नेट फिगर आपके यहां पर जाएगा, पूरे साल का ईयरली हम यहां पर कोई भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट हम वहां पर लिखते हैं। इसलिए जब भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं तो इसलिए बोलते हैं फॉर द ईयर, यानी कि ये पूरे साल के लिए होता है। क्लियर हो रहा है आपको? कितने साल के लिए? पूरे साल के लिए होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इस साइड पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? जब भी हम बैलेंस शीट्स बनाते हैं सब ट्रेडिंग पीरियड्स और ट्रेडिंग पीरियड बनाते हैं, ये डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए सर अब बात करते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहला, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सर ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में क्यों लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि सर प्रीवियस ईयर, अगर मैं बात करूं 2024-25 की, 2024-25 को 31 मार्च 2025 को मेरे पास में फॉर एग्जांपल 2 मोबाइल पड़े रहे थे। मेरा मोबाइल का बिजनेस है, 2 मोबाइल मेरे पास में पड़े रहे थे। अब ये 2 मोबाइल क्या हुआ सर 1/4/2025 हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का था। तो यहां पर सर 31 मार्च 2025 के बाद में एक न्यू फाइनेंशियल ईयर आ जाता है। बुक्स आपकी 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि मैं परचेस करूंगा, पहला ट्रांजैक्शन मेरा परचेस होगा वो मेरा 0 से स्टार्ट होगा। मैं 5,000 का परचेस करूंगा, मेरी टोटल परचेस फर्स्ट टाइम 5,000 की होगी। तो जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट है एवरी ईयर फर्स्ट डेट से आपका स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2000 जो भी आपकी डेट होती है उस दिन को आपका क्लोज हो जाता है और वहां से आपको क्या मिल जाता है? नेट प्रॉफिट मिल जाता है। तो 31 मार्च 2025 को मेरे पास में सर कुछ स्टॉक पड़ा था। मेरे पास में क्या पड़ा था सर? कुछ स्टॉक पड़ा था। अब ये स्टॉक जो है ये मोबाइल है, ये मैं कब सेल करूंगा? ये मैं कब सेल करूंगा? ऑब्वियसली से मैं 1 अप्रैल 2025 के बाद यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेल करूंगा। जब मैं 24-25 में यानी कि 25-26 में सेल्स करूंगा तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट यानी कि ये जो सेल कर रहा हूं उसकी कॉस्ट मोर को कौन से ईयर में कैलकुलेट करनी होगी? तो मुझे ऑब्वियसली कैलकुलेट करनी होगी सर 25-26 की कॉस्ट मानी जाएगी। तो पीएनएल ट्रेडिंग के अंदर आता है सर ओपनिंग स्टॉक, यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक आपका माना जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, एक मोबाइल आपके पास में पड़ा था और 10,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक था। देन आता है सर आपका परचेस। परचेस का मतलब क्या होता है सर? अगर आपने बेसिक अकाउंटिंग, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स अगर आपने परचेज किया हुआ है या फिर आपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट का कोर्स परचेज किया हुआ है तो वहां पर हमने बेसिक अकाउंट्स के अंदर डिटेल में देखा था परचेस का मतलब क्या होता है। तो परचेस का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जब मैं कोई भी गुड्स परचेज करूंगा, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सर गुड्स की। फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल का बिजनेस है और मोबाइल अगर मैं खरीद रहा हूं, मेरा किसका बिजनेस है सर? मोबाइल का बिजनेस है और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं तो मोबाइल मेरे लिए क्या है सर? गुड्स है। और गुड्स जब मैं खरीदता हूं तो मैं उसको बोलता हूं परचेज, यानी कि मैं परचेज का लेजर्स यूज करता हूं। आप ऑब्वियसली प्रैक्टिकल करते होंगे तो परचेज, इंटरेस्टेड परचेज आप यूज करते होंगे। तो ये है सर आपका परचेज, यानी परचेज का सिंपल सा मतलब होता है कि मेरा जो गुड्स होता है वो गुड्स अगर मैं परचेज करता हूं तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में मैंने टोटल जितना भी परचेज किया होगा वो मेरे टोटल अमाउंट परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। ये सब कहां पे होता है सर? लेजर पोस्टिंग होती है। लेजर पोस्टिंग से वो ट्रायल बैलेंस में जाता है, हमने प्रीवियस में देखा था, और ट्रायल बैलेंस से आपके ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में आती है चीजें। अब बात करते हैं सर माइनस यानी कि लेस परचेज रिटर्न। सर अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव निकल गया,
क्या निकल गया सर? डिफेक्टिव हो गया, यानी कि सर कोई मिस्टेक हो गई। क्योंकि हम प्रैक्टिकली अगर हम सोचे कि सर कोई भी गुड्स होता है, वो गुड्स हमारे पास में आ जाता है, उसका ईवे बिल बनता है, उसका इनवॉइस बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, और बनने के बाद फिर हम उसको रिटर्न करते हैं, तो डायरेक्टली रिटर्न तो कर नहीं सकते, उसके लिए हमको क्या करना होता है? डेबिट नोट बनाना होता है। तो डेबिट नोट जो होता है वो परचेज रिटर्न होता है, और परचेज रिटर्न अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट के थ्रू, और वो परचेज में से माइनस होता है। तो यहां पर आपका नेट फिगर आता है, फॉर एक नेट फिगर आता है सर आपका 90,000 रुपीज, ये आपका नेट फिगर है। तो यहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ये गुड्स की बात कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया कि सर आपके प्रीवियस का कितना क्लोजिंग था, 1 तारीख को आपके पास में कितना गुड्स बचा है जिसको आप इस साल में सेल करोगे, इतना इस साल में आपने क्या क्या परचेज किया हुआ है, दैट्स कॉल्ड परचेज। अब बात करते हैं कि सर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फ्रेट चार्जेस। सर अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज करते समय अगर आपने कोई फ्रेट चार्जेस पे किए, अब ट्रेडिंग अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो फ्रेट चार्जेस को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हमको पीएनएल में लेके जाते हैं। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं तो फ्रेट चार्जेस जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के अंदर डिटेल में कवर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का अकाउंट्स अगर आपने टैक्स कंसल्टेंट कोर्स लेकर तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम कवर कर रहे हैं। तो फ्रेट चार्जेस फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सर 5,000 रुपीज का आपने फ्रेट चार्जेस पे किया। फ्रेट चार्जेस का मतलब गुड्स को आपके गोडाउन तक लाने के लिए जो भी आपने गाड़ी भाड़ा दिया होगा, जो भी आपका व्हीकल होगा, व्हीकल के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस पे किया होगा। तो फ्रेट चार्जेस इज द वन टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर फ्रेट चार्जेस को हम ट्रेडिंग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? चलो सर, इस साइड आता है सर आपका टू सेल्स। सर मैंने जो भी प्रोडक्ट परचेज किया था, वो प्रोडक्ट मैंने क्यों परचेज किया था? क्योंकि मैं इसको सेल्स करूंगा और सेल्स मेरा बिजनेस है। तो जो भी मैं प्रोडक्ट सेल्स करूंगा, जो प्रोडक्ट मैं परचेज किया है वो मैं सेल्स करूंगा, तो उसको सेल्स में लेके जाएंगे। और सेल्स का फिगर मैं ये मान के चलता हूं, फॉर एग्जांपल सेल्स का फिगर है सर आपका 1,75,000। 1,75,000 मेरा पूरे ऑल ओवर ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी फाइनेंशियल ईयर था, टोटल मैंने इतना सेल्स किया, माइनस सेल्स रिटर्न। सर मैंने जिस तरह से परचेज रिटर्न किया था उसी तरह से सामने वाला पर्सन भी सेल्स रिटर्न कर सकता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि सर ये गुड्स नहीं है, उसके लिए परचेज रिटर्न है, मेरे लिए क्या है सर? सेल्स रिटर्न है। तो जब मैं सेल्स रिटर्न आता है, क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं, जो कि आप इसको जीएसटी R1 के अंदर शो करते हैं। तो ये क्रेडिट नोट वाला जो सेल्स रिटर्न है ये आपके सेल्स में से माइनस होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सर 10,000 रुपीज आपका क्या है? सेल्स रिटर्न है। तो यहां पर आपका नेट सेल्स आ जाता है सर 1,65,000। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। अब बात आती है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड्स में क्यों लिखा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना सर, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता क्या है सर? ट्रेडिंग अकाउंट से हमको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलता है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर मेरा जिस प्रोडक्ट का बिजनेस है वो प्रोडक्ट में सेल करने से कितना कमा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने 10,000 रुपीज में परचेस किया और उसको मैंने 13,000 रुपीज में सेल्स किया, तो मैंने इस प्रोडक्ट से कितना कमाया? 3,000 रुपीज। दैट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट जब बात करते हैं तो ये ओनली फॉर प्रोडक्ट की बात करता है कि प्रोडक्ट को परचेस करके सेल्स किया, वहां से मैंने कितना कमाया। दैट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। या उस प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे कौन कौन से खर्चे हुए जो मैं माइनस कर देता। अगर मैं बात करूं 3,000 में से कुछ 500 रुपीज मेरे अदर खर्चे होते हैं, और मैं यहां पर बात करता हूं सर 2,2500 मेरे पास में 2500 अमाउंट बचता है, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आता है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर हम बात करते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। और ग्रॉस प्रॉफिट किसका होता है सर? जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं उसका होता है। जो भी गुड्स हम सेल करते हैं उसी का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सर। जो गुड्स हम सेल ही नहीं कर रहे हैं,
जो गुड्स हम सेल ही नहीं कर रहे हैं उसका प्रॉफिट कहां से आएगा? क्लियर हो रहा है? अब यहां पर मैं बात करूं कि सर मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक के रूप में 10,000 का सर एक मोबाइल था, मैंने 4 मोबाइल सेल्स परचेस कर दिए फॉर एग्जांपल 40,000 में, और एक मोबाइल में सेल्स कर रहा हूं 15,000 में, और 3 मोबाइल मैंने सेल्स कर लिए हैं सर 45,000 में। क्लियर है? तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली सर मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपए का होना चाहिए। ये एक मोबाइल है, ध्यान से समझना इस बात को, ये 4 मोबाइल मैंने परचेस किए और मैंने सेल्स कितने किए हैं सर? 3 मोबाइल। तो 3 मोबाइल अगर मैंने सेल्स किए और एक मोबाइल पर मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूं, कितना कमा रहा हूं? 5,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली सर 15,000 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। अब इधर मैं बात करूं सर, टोटल करते हैं 10,000, 50, 60, 65,000 इधर आ रहा है टोटल, और सर आपका इधर आ रहा है 45,000। तो ये 20,000 फिगर कहां से आता है? मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ऑब्वियसली सर 15,000 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो इधर साइड में क्या लिखूं? या कितना डिफरेंस आ रहा है सर? 20,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 20,000 किस बात का है? ये 20,000 उस बात का है कि सर जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किए थे वो प्रोडक्ट मेरे सेल्स नहीं हुए, अभी मेरे पास में स्टॉक में पड़े हुए हैं। जो मेरे पास में स्टॉक में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं जिनको मैंने अभी तक सेल्स नहीं किया है, तो उसमें प्रॉफिट कैसे आएगा? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट यानी कि जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक आपके पास में बचा हुआ एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को, वो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखने से क्या होता है सर? पहले हमने उसको डेबिट किया था, फिर हमने उसको क्रेडिट कर रहे हैं सेम अमाउंट से। अमाउंट कितने में परचेज किया था सर? 10,000। 2, 4 और 1 5, कितने मोबाइल है हमारे पास टोटल? 5। 5 में से कितने सेल्स किए? 3। 3 में से बचे कितने? 2। एक का रेट कितना है? 10,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी है उस मोबाइल की? 20,000। अब इसको हम बुक्स में तो हटा नहीं सकते ऐसे तो, लेकिन हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड्स में लिख देते हैं ताकि हमारा जो नेट ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमें नेट मिल जाए। यानी कि नेट का मतलब होता है प्रॉपर हमें वो पूरा एग्जैक्ट फिगर हमको मिल जाए। तो ये क्या है सर? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है, 2 मोबाइल हमारे पास में बचे थे और 9 मोबाइल की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट का फिगर यहां पर आएगा सर। तो 20,000 का कॉस्ट हमने इधर ले लिया, तो हमारा एक्चुअल में यहां पर नेट प्रॉफिट आ गया सर 15,000, जो कि हमने 3 मोबाइल सेल्स किए थे। एक मोबाइल पर हमको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 3 मोबाइल पर हमको 15,000 रुपए मिलेंगे। अगर हम 15,000 में सेल्स कर रहे हैं तो 10,000 तो हमारी कॉस्ट थी और 5,000 हमारा प्रॉफिट था, तो ऐसे हिसाब से 15,000 का प्रॉफिट होता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम कहां पे लिखते हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक को हम इस साइड में लिखते हैं, और ये हम मान के चलते हैं कि फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। आई होप कि ये जो चीज ये बात है, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड्स में क्यों लिखते हैं, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं कि सर एक वर्ड्स आपने जरूर सुना होगा, COGS। क्या बोलते हैं सर? COGS, ये आपने जरूर सुना होगा। COGS का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं सर उसको? COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितना आपने गुड सेल्स किया उसकी कॉस्ट कितनी है। जितना आपने गुड सेल्स किया उसकी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है सर? ओपनिंग स्टॉक आपके पास में पहले कितना पड़ा था, प्लस नेट परचेज, आपने इस साल में नेट परचेज कितना किया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट्स कॉल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यहां पर माइनस कर देते हैं कि सर आपके पास में जो प्रोडक्ट अभी बचा हुआ है वो हमारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि हमने सेल ही नहीं किया। जो सेल करते हैं उसकी कॉस्ट होती है ना, जो प्रोडक्ट हमने सेल ही नहीं किया वो कॉस्ट का पार्ट कैसे बन जाएगा? इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहां पर सर हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? फॉर एग्जांपल 10,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? 10,000 प्लस नेट परचेज हमने किया सर फॉर एग्जांपल 90,000 और हमने माइनस किया फॉर एग्जांपल 20,000। तो कितना हो गया सर? 10, 1 10, 1 10 में से 100, 100 में से 20, यानी कि 80,000। हमारी कॉस्ट कितनी है सर? COGS जिसको बोलते हैं, COGS हमारा कितना है सर?
80,000। अब बात आती है सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी एक नॉर्मल फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूला वाइज अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या है सर, सेल्स माइनस COGS माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स कितना है, फॉर एग्जांपल आपका सेल्स कितना है सर आपका 165 माइनस 80,000 हमारा COGS है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 10,000, 90,000 हो गए। तो ये आ गया सर 75,000 हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि यहां पे ये बात आपको इजीली क्लियर हो रही है। तो अगर हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे इसके हिसाब से तो भी हमारा सर सेमी प्रॉफिट आएगा, सेमी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सर। चीजें समझ में आ रही है, ये बहुत बताना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर टोटल, यहां पर हम लिखेंगे सर टोटल, इधर साइड का टोटल करेंगे हम P&L साइड का, सॉरी क्रेडिट साइड का, यानी कि 160, 185 और यहां पर कितना है सर 10, 91, 105। तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा सर, वन 105 में से 185 में से 105, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा सर 80,000। यही फिगर आया 80,000 रुपीज। यहां पर भी यही फिगर आया था, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, 165 माइनस 80 माइनस 10, 90। हमने फिगर कुछ लिख दिया क्या, 165 यहाँ सही है, 185, 100, 105, 80,000, 165 माइनस 80। कोई मिस्टेक यहाँ पर, कुछ गलती हो रही है क्या, देख लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मैच ना हो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये तो सही है ना सर, ओके ओके ओके, राइट 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 राइट। यहाँ पर सर हमने क्या किया था, ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो फिगर है, ये फिगर हमने क्या लिख दिया था, 5,000 लिखना था, तो ये बन जाता है सर आपका 80,000। क्लियर, चलो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, हमने क्या किया था 10,000 लिया था। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है सर, ये आपका बन जाता है ट्रेडिंग अकाउंट्स। और ट्रेडिंग अकाउंट्स हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, सब सेम फिगर है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। चलिए सर अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पे ट्रांसफर होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट्स वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है P&L के क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफर करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है सर आपका यहाँ पे 80,000। अब सर अगर आपकी कोई अदर इनकम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, तो डिस्काउंट रिसीव, अगर हमने को किसी से डिस्काउंट मिला तो वो हमारे लिए क्या है सर, इनकम है। सर अगर हमें से कोई ऐसा कमीशन मिला जिसका हमारा बिजनेस नहीं है, सर हमें कोई बैंक से इंटरेस्ट, अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो बैंक से हमको इंटरेस्ट मिला, तो ये भी हम P&L में लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव। इसी तरह से कोई अदर इनकम अगर हमारी आ रही है तो वो हम कहां पे लिखेंगे सर, P&L के क्रेडिट साइड में। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं सर, ट्रेडिंग P&L अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो तो आप बताइए। जो इस तरह के जो मैसेजेस करेंगे ना उसके लिए ये लेक्चर है। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव, कोई भी अगर आपकी अदर इनकम है जो गुड सेल्स कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी इनकम हो रही है तो वो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखनी है। यहां से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है। ऊपर का जो टोटल था वो ट्रेडिंग अकाउंट्स का था। इसके बाद इधर साइड आते हैं सर आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो भी अदर एक्सपेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी सैलरी, रेंट एक्सपेंसेस, जो भी आप बिजनेस के अंदर रेंट पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सेल्स पर अगर आप कोई फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हो। सर ऑफिस एक्सपेंसेस आपका यहां पर आएगा। सर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस आपके यहां पर आएंगे, कोई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस तो पे करते ही हैं।
इसके बाद सर आपके पोस्टेज एंड कुरियर के एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर आएंगे। सर आपके कोई और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस अगर कुछ होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के। अगर आप कुछ एडवर्टाइज करा रहे हो तो एडवर्टाइज के एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर आएंगे। इस तरह के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड्स में आते हैं। डेबिट साइड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस। क्लियर है? ये हम मान के चलते हैं इन सभी एक्सपेंसेस और ये सब मिलाकर इधर साइड हम ये मान के चलते हैं कि इन सब का टोटल आपका 20,000 रुपीज है। तो यहां पर होता है सर आपका 1 लाख रुपीज और इन सब का मिला के खर्चा हो रहा है फॉर एग्जांपल 70,000। कितना हो रहा है? 70,000। तो यहां पर आपका बचता है सर 30,000 और 30,000 क्या है सर? ये नेट प्रॉफिट है। इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। यानी कि कोई भी प्रोपराइटर या कोई भी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म या कुछ भी, वो कितना अपने घर लेके जाएंगे, सब कुछ खर्चे हर्चे निकालने के बाद वो अपने लिए कितना घर लेके जाएंगे, दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो यहां पर हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ये जो फिगर आता है, ये फिगर कहां से आता है? ये फिगर आता है सर आपके ट्रायल बैलेंस। अगर आप देखेंगे, अगर टेली प्राइम के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना होगा, वहां से ये सब फिगर उठ के आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर आपको कोई मैन्युअली ट्रेडिंग पीएनएल या बैलेंस शीट्स बनाने को बोले तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सर हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट कैसे लिखते हैं? बैलेंस शीट एट द ईयर 2026, मार्च 2026। अब ध्यान से समझना, ये एट द ईयर क्यों लिखते हैं? बैलेंस शीट्स के एट द ईयर क्यों लिखते हैं? ये है सर आपकी लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब बात करते हैं सर लायबिलिटीज, सॉरी, बैलेंस शीट्स को एज ऑन या फिर एट क्यों लिखते हैं? हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट्स के, हमने बोला था कि सर जो भी परचेज होता है वो पूरे साल का टोटल लिखते हैं आप, पूरे साल का टोटल फिगर, उसमें से आप परचेज रिटर्न को क्या कर लेते हो? माइनस कर लेते हो। परचेज रिटर्न कितना होगा? बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट्स का नाम ही सर बैलेंस है। जिस लेजर्स में बैलेंस होगा, जिस लेजर में बैलेंस होगा और उस बैलेंस को हम कैरी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने वाले, वो बैलेंसेस हमारे बैलेंस शीट में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास में एक डेटर्स है मिस्टर श्याम। श्याम क्या होने सर? मेरे पास में एक डेटर्स है श्याम। श्याम ने क्या किया सर? मेरे से गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज, सॉरी, मेरे से गुड्स परचेज, मैंने उसको सेल्स किया। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज का सेल्स किया, ठीक है, और उसने मेरे को 80,000 रुपीज इस साल में दे दिया। 20,000 रुपीज 31 मार्च 2025 को बाकी, 26 को बाकी थे। कितने थे बाकी? तो 1 अप्रैल 2026 जब न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा, उस दिन मैं उससे मांगूंगा ना 20,000 रुपए के, ये सर आपके प्रीवियस पिछले साल के बाकी थे, ऐसा करके। तो इस बैलेंस को हम क्या करेंगे? ये वाले बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पूरे 1,80,000 इस फिगर की हम बात ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ बैलेंस शीट में किस फिगर की बात करेंगे? 20, यानी कि नेट फिगर जो भी आपका, बैलेंसिंग फिगर जो भी आपका होगा और जिसको हमको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना होगा। सर ट्रेडिंग पीएनएल कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि वहां से हमको क्या मिल जाता है? वहां से हमको नेट प्रॉफिट मिल जाता है। वहां से हमको क्या मिल जाता है सर? नेट प्रॉफिट मिल जाता है। तो जब हमको नेट प्रॉफिट का एक फिगर आ जाता है, ये हमारे बैलेंस शीट के कैपिटल साइड में जाता है। ये जो 30,000 रुपीज का जो नेट कैपिटल आ जाता है वो बैलेंस शीट्स के क्रेडिट साइड्स में चला जाता है, क्योंकि पीएनएल का जो अमाउंट है ये क्रेडिट अमाउंट है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? सो ये जो नेट फिगर होता है ना, बैलेंसिंग फिगर जो होता है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसीलिए बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी कि आपकी क्या बैलेंसेज है लेजर्स के, जिसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो आप बात करते हैं सर बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स के इस साइड में आता है आपका लायबिलिटीज और इस साइड में आपके आता है एसेट्स। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है सर आपका फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स का मतलब होता है सिंपल सा, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट, आइटम जिसको आप अपने बिजनेस में यूज करने के लिए ला रहे हो। जैसे हमने प्रीवियस में देखा था कि अगर हम कोई भी फर्नीचर अपने ऑफिस यूज के लिए ला रहे हैं, मैंने एक टेबल लाया सर, मैंने ये फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लाया, मैं ये लाइटें लाया, मैं ये कैमरा लाया,
नॉट पेड पॉट, ये सब कुछ लाया। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, इससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एसेट है। मैं उनको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लाया था। समझ में आ रही है बात? परचेज और फिक्स एसेट्स में डिफरेंस समझना। ये भी प्रोडक्ट ही होता है और परचेज भी प्रोडक्ट होता है। परचेज का मतलब होता है कि मैं परचेज करके सेल करूंगा, दैट्स कॉल्ड परचेज। और अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो अपने बिजनेस में लेके आ रहा हूं, मैं उसको यूज करूंगा, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है। क्लियर हो गया? तो फिक्स एसेट्स में कौन कौन से नाम आ सकते हैं सर? फर्नीचर, आपकी कोई भी मशीनरी, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप मशीनरी परचेज कर सकते हैं। सर आप व्हीकल परचेज कर सकते हैं, आप कार परचेज कर सकते हैं। सर आप कंप्यूटर परचेज कर सकते हैं अपने ऑफिस के यूज़ के लिए, तो वो भी आपका फिक्स एसेट है। प्रिंटर आपका फिक्स एसेट है, लैपटॉप आपका फिक्स एसेट है, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सभी आपकी क्या आएगी सर? फिक्स एसेट आएगी। और फिक्स एसेट्स में से हम क्या कर लेते हैं सर? माइनस डेप्रिशिएशन, जो कि एंड ऑफ द ईयर हमको एक डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना होता है WDV या SLM, WDV मेथड से। अगर हम प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो WDV मेथड से, और अगर हम कंपनी की बात करेंगे तो SLM मेथड से भी वहां पे आएगा, जो कि हम बैलेंस शीट में फाइनल में कवर करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक कोई इश्यू है? आई होप कि यहां तक आपको कोई भी इशू नहीं है। तो यहां पर असर आपका ये आ जाता है, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स, ये आपका टोटल पार्ट आ जाता है। ये जो डेप्रिशिएशन है ना, ये डेप्रिशिएशन आपके यहां पे आता है। यहां पे हम लिख सकते हैं उसको, अलग पेन से लिखो ताकि मैं आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहां पे आता है इस लाइन में। डेप्रिशिएशन इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, जिसको हम बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछे कि सर नॉन कैश एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है डेप्रिशिएशन। क्लियर हो गया? चलो सर, तो फिक्स एसेट्स जो कि हमारा सबसे पहला पार्ट था एसेट में। दूसरा पार्ट आता है सर आपका यहां पे लोन्स एंड एडवांसेस। सर अगर मैंने किसी पर्सन्स को उधार में पैसा दिया, मेरा एक फ्रेंड है और मैंने मेरे फ्रेंड को क्या बोला, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि करण एक काम करो, मेरे पास में अभी 50,000 रुपए की मेरे को जरूरत है, 1-2 दिन के लिए मुझे देता है, 5 महीने के लिए देते, 2 महीने के लिए देता है, और मैंने उसको उधार दे दिया। कहां से दे दिया? अपने बिजनेस में से दे दिया। तो बुक्स पे एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। तो वो मेरे से मांग भी नहीं रहा था, मैंने उनसे कोई गुड्स परचेज भी नहीं किया था, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? लोन्स एंड एडवांस है। तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आपको उस पार्टी के नाम लिखने हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, जिसने मेरे से पैसे लिए थे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो नेक्स्ट पार्ट आता है सर डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट्स का मतलब क्या होता है सर? डिपॉजिट एसेट्स का मतलब होता है कि मैं अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाता हूं। क्या करवाता हूं? डिपॉजिट। अब बात करते हैं सर डिपॉजिट एसेट्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स आते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर ये, क्योंकि यही आपके पूरी बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का मेन पार्ट बन जाएगा, मेन पिलर बन जाएगा। ठीक है, मैंने बात की सर, मैंने फॉर एग्जांपल रेंट पे कोई ऑफिस लिया, और मैंने जब भी रेंट पर ऑफिस लिया था तो मुझे क्या करना पड़ा था? 2 मंथ का डिपॉजिट देना पड़ा था। क्लियर है? 2 मंथ का डिपॉजिट होता है। फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज का रेंट था, 2 महीने के हिसाब से 40,000 मुझे क्या करना था? डिपॉजिट देना पड़ा था। तो ये जो डिपॉजिट था, यानी कि ये जो रेंट डिपॉजिट है, ये रेंट डिपॉजिट मेरे लिए डिपॉजिट एसेट्स के ग्रुप में जाएगा। दूसरा, सर मैंने कोई बैंक में एफडी करवाई, बैंक में मैंने क्या करा? एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाया, जिससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट इज वन टाइप ऑफ एफडी, तो वहां पर आपका ये भी आता है सर फिक्स डिपॉजिट। क्लियर? दूसरी बात, सर अगर मुझे किसी सैमसंग या किसी भी कंपनी की मुझे डीलरशिप लेनी है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां जब डीलरशिप देती है ना, तो कुछ अमाउंट सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से रखती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलती है। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो भी आपके डिपॉजिट एसेट्स का पार्ट है, तो वो भी आपके कहां पे जाएगा सर? आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट में। क्लियर हो गया? तो ये सब कहां पे आएंगे सर? आपके ये आएंगे सर आपके डिपॉजिट एसेट में। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट आता है सर आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यहां पर कि अगर मैं किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं, किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट करूं, मैं कोई म्यूचुअल फंड परचेज करूं, मैं कोई बॉन्ड परचेज करूं, अगर मैं ऐसे कोई इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वो मेरे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है।
किसी ने मेरे से पूछा था कि सर अगर हमने कोई प्लॉट लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस से तो वो क्या इन्वेस्टमेंट में आएगा? आंसर इज नो, वो एक फिक्स एसेट है, वो एसेट है, वो प्रॉपर्टी है, वो कोई जिसको हम टच कर सकते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में परचेज कर रहे हैं, शेयर को टच कर सकते हैं? आंसर इज नो। बैंक में एफडी करवाई, लाओ एफडी को टच कर सकते हैं? नो, वो सिर्फ कागज देता है, कागज को टच कर लो। तो ये सब क्या इन्वेस्टमेंट है, डिपॉजिट एसेट है। तो एसेट्स अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका आता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया आपने, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एक बिजनेस है तो वो एक अलग पार्ट बन जाता है। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ठीक है सर। अब आता है सर आपका सन्ड्री डेटर्स, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर, ये बिजनेस के बैकबोन होते हैं। डेटर्स नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा। तो सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है कि जिनको हम गुड्स सेल्स कर रहे हैं और उनसे हमको 31 मार्च 2026 तक के पैसे लेने हैं, 31 मार्च 2026 तक को पैसे लेने, उनसे जितना बैलेंसिंग फिगर होंगे वो लेजर्स का अमाउंट आपके सन्ड्री डेटर्स के बैलेंस शीट में आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी लेजर्स किसी पर्सन को 100 रुपए का गुड सेल्स कर दिया था और 100 रुपए उससे मेरे पास में आ गए, बैलेंस जीरो है, क्या मैं इसको बैलेंस शीट में लेके आऊंगा? कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना मेरे को उसको। क्यों नहीं करना? क्योंकि सर बैलेंस ही नहीं है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके मैं क्या करूं? क्लियर हो रहा है? जिसके बैलेंसेस होंगे वो फिगर आपके यहाँ पे आएंगे। इसके बाद आता है सर कैश एंड बैंक बैलेंस। सर कैश में आपके पास में अमाउंट कितना है वो भी आपके एसेट है, बैंक बैलेंस कितना है वो भी आपके एसेट है, और लास्ट में हम यहां मान के चलते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड्स में जो लिखा था ना फिगर, वो वहां से हमने माइनस कर दिया था, तो वो हमारी एसेट है। हमारे पास में गुड्स पड़ा हुआ है ना, जिसको हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे, वो हमारी क्या बन जाती है? एसेट्स और एनी अदर एसेट। सर ये जो फॉर्मेट है ये आपके इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इंडिविजुअल बिजनेस के लिए या फिर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जो फॉर्मेट्स इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस शीट्स अगर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल बैलेंस शीट की प्रैक्टिकल, तो हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी, वो हम आगे बनाएंगे, लेकिन ये सब इसी के पार्ट के समराइजेशन ही होगा। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग आएगा कि या इसमें भी सेम टू सेम यही चीजें आने वाली है, लेकिन वो थोड़ी सी सिस्टमेटिक अलग से दिखेगी, वो हम डिटेल में कवर करेंगे आपका वहां तक। क्लियर? चल, तो फिक्स एसेट्स, लॉन्ग एंड एडवांसेस, डिपॉजिट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स, कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक और अदर एसेट्स, ये आपके इस तरह से पार्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सर आपके कैपिटल का। कैपिटल का मतलब तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कैपिटल का मतलब कोई प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसके लिए उसको बोलते हैं कैपिटल। और इस साल का जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट यहां पर ऐड होता है। सो जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था ना, वो नेट प्रॉफिट आपके यहां पर ऐड होता है प्लस 30,000। और इस साल अगर पर्सन ने अगर विड्रॉल किया हुआ है, कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस किया हुआ है, तो वो यहां पर आ जाएगा विड्रॉल में, और नेट फिगर आपका यहां पर आएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और विड्रॉल को माइनस करेंगे। अब बात करते हैं सर लोन्स एंड लायबिलिटी की। अगर आपका कोई सिक्योर्ड लोन है, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है तो सिक्योर्ड लोन होगा, वो आपके यहां पर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा, इंटरेस्ट माइनस सब कुछ सेट करने के बाद। और अगर आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन होगा तो वो आपके यहां पर आएगा। अगर आपको यहां तक आता है सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अगर हम बात करते हैं टीडीएस और जीएसटी की, तो वो आपके पार्ट आते हैं सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। देन आता है सर सन्ड्री क्रेडिटर्स, अगर हम जिनसे भी गुड्स परचेज करते हैं उनको हमें कुछ पैसे लेने हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं। दूसरा आता है सर यहां पर प्रोविजंस, हमें कुछ प्रोविजंस क्रिएट करने हैं तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के टाइम पे हम डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर हो गया? तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजंस, ये सब क्या है सर, किसके पार्ट है? बैलेंस शीट के पार्ट है। और अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, सब दोनों का टोटल क्या होना चाहिए सर? इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी बिजनेस का, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन उनके अंदर जो ये लेजर्स हैं, बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी के अंदर यही आएंगे ग्रुप, एसेट्स के अंदर यही आएंगे, ट्रेडिंग पीएनएल की बात करें तो सेम टू सेम ही आएंगे, बस उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट चेंज होगा, बाकी उसका जो पैटर्न है, यानी कि जो लेजर्स हैं, जो ग्रुप है, वो सब आपके सेम टू सेम ही होने वाले हैं। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको ये क्लियरिटी हो गई है कि अगर मुझे किसी भी बिजनेस का मैन्युअली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा। नॉर्मली सर ITR 4 जब हम फाइल करते हैं, ITR
4 जब हम फाइल करते हैं तो ITR 4 ऐसे पर्संस का फाइल किया जाता है जिनका डेटा नहीं है, यानी कि अकाउंट्स मेंटेन करने की नीड नहीं है, तो उसने अकाउंट्स मेंटेन किया ही नहीं होगा। तो उसके लिए अगर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट्स बनानी है तो ऐसे बनानी है। अब वहां पर जो फिगर होंगे वो फिगर आपको फाइंड आउट करना है कि इतना एसेट्स हो सकता है, इतना परचेज हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ऐसे कोई एक्चुअल फिगर आपको वहां पर नहीं मिलेंगे कभी कभी। क्लियर हो रही है चीजें? लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसा ही होगा। तो आप इस फॉर्मेट को समझिए, इसके अंदर कौन कौन से लेजर्स, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज के इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियरिटी हो गई। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के स्टेप की तरफ मूव करेंगे कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के अंदर हमको कौन कौन से स्टेप है, उनके कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखने वाले हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने बहुत सारी चीजें आज के इस लेक्चर से सीखी। सेल्फ नोट आपने जरूर बना है। ये बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है ये भी आपने अपने नोटबुक्स के अंदर जरूर तरीके से आपने बनाया होगा और इसको चीजों को आपने समझा होगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आसपास में सफाई जरूर रखिएगा। थैंक यू।